नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य को बताया कि एसआईटी की निगरानी के लिए नियुक्त जज ने सिफारिश की है कि राज्य को इस जमानत को चुनौती देने वाली अपील दायर करनी चाहिए। अदालत ने निगरानी कर रहे न्यायाधीश के रुख पर राज्य की प्रतिक्रिया की मांग करते हुए सुनवाई को 4 अप्रैल तक के लिए स्थगित भी कर दिया। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील से पूछा कि मॉनिटरिंग जज की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जमानत रद्द करने की सिफारिश की थी और इसके लिए एक आवेदन दायर करने को भी कहा था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की निगरानी के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगले सोमवार यानी 4 अप्रैल से फुल फिजिकल सुनवाई शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि सोमवार से ओपनिंग करते हुए हम फिजिकल सुनवाई शुरू कर रहे हैं। सोमवार और शुक्रवार को हम एडवोकेट्स को वर्चुअल हियरिंग मुहैया कराएंगे। सरकार जल्द ही एयर इंडिया की 3 पूर्व सहायक कंपनियों और मुंबई में मशहूर एयर इंडिया बिल्डिंग सहित रियल एस्टेट को बेचने की प्रक्रिया शुरू करेगी। एयर इंडिया को वो पहले ही टाटा को बेच चुकी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम छुपाने की शर्त पर इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि योजना अगले 1.5 साल में प्रक्रिया को पूरा करने की है, जिसमें से कुछ अगले महीने की शुरुआत में पूरी होने की संभावना है। सरकार को इस बिक्री से लगभग 16,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। उस अधिकारी ने कहा कि हम इंजीनियरिंग और ग्राउंड हैंडलिंग सहायक कंपनियों की बिक्री एक साथ शुरू करेंगे और ये जल्द ही हो जाएगी। एलायंस एयर को उसके बाद बेचा जाएगा और उसकी सभी रियल एस्टेट संपत्तियां इसी दौरान बेची जाएंगी। सरकार ने एयर इंडिया एक्सप्रेस और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एयर इंडिया सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज में 50% हिस्सेदारी के साथ एयर इंडिया को टाटा समूह को बेच दिया। इन्हें जनवरी के अंत में नए मालिकों को सौंप दिया गया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि वो यूक्रेन से लौटे भारत के मेडिकल छात्रों को देश के मेडिकल कॉलेजों में जगह दें। उन्होंने पत्र लिखकर यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्रों के भविष्य पर चिंता जताई और कहा कि युद्ध के कारण पढ़ाई को अधर में छोड़कर लौटे भारतीय छात्रों का भविष्य अधर में है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि वो देश के मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाएं ताकि इन छात्रों को वहाँ जगह मिल सके। केसीआर ने कहा कि यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों में से करीब 700 तेलंगाना के हैं। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि इन छात्रों की स्थिति को देखते हुए इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका मिलना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमत बुधवार को फिर से बढ़ गई है। दोनों की कीमत में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। पिछले 9 दिन में ईंधन की कीमतों में 8 बार बढ़ोतरी हो चुकी है और अब तक ये प्रति लीटर 5 रुपये 60 पैसे बढ़ चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपये से ज्यादा हो चुका है और डीजल 92 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 115 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 100 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत में क्रमशः 84 और 85 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के अलावा कुछ दिन पहले एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया था। इसके अलावा इंडस्ट्री के लिए डीजल की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधान परिषद यानी कि एमएलसी के चुनाव में पार्टी का विरोध करने वाले कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन नेताओं में विधान परिषद के पूर्व सदस्य कैलाश सिंह, गाजीपुर में जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष विजय यादव का नाम भी शामिल है। सपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नेताओं के अलावा गाजीपुर के उपेंद्र यादव, बाबा साहब वाहनी के रमेश यादव को भी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। बीते दिनों में सपा की ओर से घोषित किए गए कई उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह आज 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आने वाले हैं। खास बात यह है कि उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। चर्चा ये भी है कि इस दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी नई दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री चीन की 2 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद गुरुवार शाम या शुक्रवार की सुबह भारत आ सकते हैं। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली हॉर्न ने कहा कि दिलीप सिंह यूक्रेन के खिलाफ रूस के अनुचित युद्ध के नतीजों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए समकक्षों के साथ मिलकर चर्चा करेंगे। श्रीलंका में छाया आर्थिक संकट का असर देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर भी दिख रहा है। अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी देखी जा रही है। इसके अलावा श्रीलंकाई लोगों को ईंधन के लिए दिन भर कतारों में लगना पड़ रहा है। इस दौरान लोग बेहोश भी हो जा रहे हैं। अस्त व्यस्त हो चुके आम जीवन के कारण लोगों में गुस्सा भी बढ़ रहा है। फॉरेन करेंसी की गंभीर कमी के कारण श्रीलंका महत्वपूर्ण चीजों के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है।
श्रीलंका में दवाओं के अलावा सीमेंट तक हर चीज की भारी कमी हो गई है। कोलंबो में एक गृहिणी ने AFP को बताया कि मैं यहाँ पिछले 5 घंटों से कतार में खड़ी होकर अपने हिस्से के केरोसिन का इंतजार कर रही हूँ। वो इस केरोसिन का इस्तेमाल घरों में खाना पकाने के लिए करेंगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान 3 लोगों को बेहोश होते हुए वो खुद देख चुकी हैं और वह खुद इलाज के लिए अस्पताल में थीं, लेकिन पति और बेटे के काम पर जाने के कारण उनके पास चिलमिलाती धूप में इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है और बहुत गर्मी भी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ऐसा ही हाल श्रीलंका में बड़ी आबादी का हो चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब उनकी सरकार के खिलाफ नेशनल असेंबली में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले उनकी सहयोगी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQMP ने उनके खिलाफ वोट करने का ऐलान कर दिया है। वहीं PPP अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट कर कहा है कि संयुक्त विपक्ष और MQM के साथ समझौता हो गया है। हम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथ ये फैसला साझा करेंगे। बता दें, इमरान खान की पार्टी के दर्जनों विधायक पहले ही उनके खिलाफ वोट करने का इरादा बना चुके हैं। इस बीच उनकी सहयोगी पार्टी का उनके खिलाफ जाने का मतलब है कि इमरान खान के पास सरकार में बने रहने के लिए जरूरी संख्या जुटा पाने का संकट अब और गहरा गया है। PTI की सहयोगी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट द्वारा साथ छोड़ने के बाद अभी जो परिस्थिति दिख रही है उसके अनुसार इमरान खान की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। उसके पास बहुमत नहीं बचा है। 342 सदस्यों वाली पाकिस्तान नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए 172 सदस्यों की जरूरत है। इमरान खान की गठबंधन की सरकार 179 सदस्यों के साथ सरकार में थी, लेकिन सहयोगियों और अपने सदस्यों के खिलाफ जाने के बाद इमरान खान सरकार के पास अब 164 सदस्य बताए जा रहे हैं और विपक्ष के समर्थन में अब 177 सदस्य बताए जा रहे हैं, जिसके बाद इमरान की सरकार पर गिरने का संकट मंडराने लगा है। अपनी हुकूमत के लिए मुश्किलें बढ़ती देख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तमाम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इमरान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के सांसदों से कहा है कि वो नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वोटिंग से दूर रहें। विपक्षी दलों के द्वारा नेशनल असेंबली में इमरान की हुकूमत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और इस पर आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर वोटिंग हो सकती है। PTI के सदर होने के नाते इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग वाले दिन पार्टी के सांसदों के लिए खत जारी कर निर्देश दिए हैं। सांसदों को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर हिदायतों की मुखालफत की गई तो इसे पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 63A के तहत दल बदल की तरह माना जाएगा। इमरान ने खत में कहा कि PTI के सभी सांसद हिदायतों को ध्यान में रखें और उनका पालन करें। रूस के द्वारा सैन्य गतिविधियों को कम करने के वादे को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेनी लोग भोले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेनियन पहले ही इस हमले के 34 दिनों में और डॉनबास में पिछले 8 सालों से युद्ध के दौरान सीख चुके हैं कि केवल एक ठोस नतीजे पर ही भरोसा किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने बातचीत से मिले सकारात्मक संकेतों की बात कही। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के मंच से मिलने वाले संकेतों को सकारात्मक कह सकते हैं, लेकिन ये संकेत रूसी बमबारी के विस्फोट को शांत नहीं करते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।